बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मामून तैयब और हम अब जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो गुडविल का पढ़ने जा रहे हैं। और गुडविल जो है वो पार्टनरशिप की एक्सटेंशन है। पार्टनरशिप ने क्या लिया वो गुडविल के ऊपर आता है। ठीक है जी। अच्छा, गुडविल की डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको दो इंटरनेशनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता हूँ। और उसमें से एक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक हम आज नया पढ़ेंगे। वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जो इस चैप्टर पे भी एप्लीकेबल है, वो है प्रूडेंस। प्रूडेंस ये कहता है कि बिजनेस को चाहिए कि अपने लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर ले, लेकिन गेन्स को रिकॉर्ड ना करे जब तक कि वो ना जाए। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि बिजनेस अपने एसेट्स को आर्टिफिशियली ओवर या अंडर स्टेट नहीं करते। एंड सो फॉर लायबिलिटीज एज वेल। लेकिन यहाँ पे हम एसेट्स की बात कि एसेट्स को ना ओवर स्टेट कर सकते हैं ना अंडर स्टेट कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो अपने लॉसेस को एंटिसिपेट करते हुए बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक कि वो एक्चुअली हो ना जाए। ठीक है, ये प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट कहता है। और इसकी एप्लीकेशन है इस चैप्टर में, बताता हूँ कैसे है। और फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस हर उस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करे उसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया जा सकता हो। और जिस चीज़ को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर ही ना किया जा सकता हो, रीजनेबली रिलायबली, उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना हराम है, प्रोहिबिटेड है, नाजायज़ है, फॉरबिडन है। और ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। Only those transactions can be recorded in the books that can be measured in terms of money. ये कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस को चाहिए कि अपने लॉसेस रिकॉर्ड कर ले एज सून एज एंटिसिपेटेड, लेकिन गेन्स रिकॉर्ड ना करे जब तक कि वो हो ना जाए। ठीक हो गया जी। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन गुडविल पे आती है। गुडविल है क्या? गुडविल की मल्टीपल डेफिनेशंस दी जा सकती हैं। आसान डेफिनेशन तो ये है कि जो वैल्यू बिजनेस की रेपुटेशन को हम असाइन कर सकते हैं वो गुडविल। गुडविल इज द वैल्यू विच वी कैन असाइन टू द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, राइट। तो अब गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना जायज़ नहीं है। गुडविल इज नॉट अलाउड टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एंड बिकॉज ऑफ मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। का मतलब ये है कि चूंकि रेपुटेशन ऑफ बिजनेस को कोई वैल्यू असाइन करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। भाई, गुडविल को आप कैसे डिटरमाइन करते हैं? उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को डिटरमाइन करते हैं। ये पेपर्स में आ चुका है। भाई, आप जो गुडविल को डिटरमाइन करने में हेल्प आउट कर सकते हैं, ये कहना चाहिए। जैसे बिजनेस की लोकेशन हो गई, जैसे उनकी स्टाफ की लॉयल्टी कमिटमेंट हो गई, और मैं जो उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी लॉयल्टी हो गई टुवर्ड्स ब्रांड, ब्रांड इमेज हो गया। एक उसकी वजह से भी आप अपने बिजनेस की वैल्यू को एक एक बिजनेस को एक सर्टेन वैल्यू असाइन कर सकते करने की बात सोच सकते हैं। लेकिन क्या ये सोचना सही है? तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सोचना सही है? तो ये कहता है कि नहीं जी, ये सही नहीं है। गुडविल को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। गुडविल एक हाइपोथिकेटेड वैल्यू है। अगर एक आपने ऐसे ही कैलकुलेट कर ली है, अज्यूम कर ली है और बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं कि प्रूडेंस के तहत भी ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे एसेट्स ओवर स्टेट हो जाएंगे। और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि वो तो कहता है ट्रांजेक्शन सिर्फ वही रिकॉर्ड हो जो इन बुक्स जो जो मेजरेबल हो, और उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना सही है, अदरवाइज नहीं सही। तो फिर क्या गुडविल का कॉन्सेप्ट इलॉजिकल है, बकवास है? नहीं, गुडविल का कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल है। गुडविल उस वक्त लॉजिकल है जब आप एक पार्टनरशिप फॉर्म में हो और तीन पार्टनर्स हो और तीनों 33% के हैं, मिसाल के तौर पे। और ज़रूरी नहीं है कि 33% के हो सकता है 40-40-20 के हो सकता है 30-30-40 के हो, या हो सकता है इक्वल हो, कोई भी शेयरिंग हो। तीन लोग हैं मिसाल के तौर पे, ज़रूरी नहीं है तीन ही हो, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। लेकिन अब आप ज़ाहिर है जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, चाहे तीन हो या चार हो या पाँच हो, वो 100% में से ही हो रही होगी ना। ठीक है ना। तो अब अगर कोई नया पार्टनर इंडक्ट होता है, तो वो जो नया पार्टनर इंडक्ट होगा उस पार्टनर को भी प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि जी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों 33-33-33% के हैं। ठीक है। अब चौथा पार्टनर इंडक्ट होने जा रहा है। अब नया पार्टनर जब फर्म में आ रहा है, तो क्या होगा कि जो पुराने पार्टनर हैं उनका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 33% से कम होगी, कितना हो जाएगा? एग्रीड अपॉन हो जाएगा, जो भी आपने एग्री किया। मिसाल के तौर पे अगर हम चौथे को लें और वो भी इक्वल पे लें,
तो क्या हो जाएगा कि चौथा आएगा उसको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 25% मिलना शुरू हो जाएगा, और बाकी जो तीन पार्टनर्स हैं उनका 33 से कम होके 25 हो जाएगा। यानी हर पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा एक सर्टेन परसेंटेज इन फेवर ऑफ द पार्टनर इज कमिंग इन। तो यहाँ गुडविल की वैल्यू का एस्टिमेशन जायज हो गया। वजह ये है, लॉजिकल भी हो गया। वजह यह है कि एक फर्म जब तीन पार्टनर से मिलकर आज से 12 साल पहले स्टैब्लिश की थी, तो उसे कोई नहीं जानता था और उसको अब सब जानते हैं। तो जाहिर है कि जो नया पार्टनर होगा वो पहले दिन से उस रेपुटेशन का बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंजॉय करना शुरू कर देगा, जो रेपुटेशन उन तीन पार्टनर्स को 12 साल लग गए बनाते हुए। तो यहाँ पार्टनरशिप फर्म के अंदर गुडविल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर कोई बड़ा इलॉजिकल सा नहीं है तो लॉजिकल, लेकिन प्रूडेंस कहता है गुडविल नजर नहीं आनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एसेट। मनी मेजरमेंट कहती है गुडविल की वैल्यू असाइन करके आप एक सर्टेन अमाउंट अपनी बुक में डाल नहीं सकते। लेकिन क्या कॉन्सेप्ट लॉजिकल नहीं है? कॉन्सेप्ट तो फिर भी लॉजिकल हुआ, तो क्या किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट आगे आ रही है ना, थोड़ा रुके। कब लॉजिकल हो जाएगा गुडविल का? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में। अगर तीन पार्टनर है, तीन में से एक कह रहा है बस अब बहुत हो गए, मैं जा रहा हूँ, मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ, अब मैं इस फर्म से जाना चाह रहा हूँ, अब मैं उनसे चिल लाइफ गुजारूंगा। तो अब पहले तो 33 के थे, अब ये दो पार्टनर्स रह जाएंगे तो 50-50 के हो जाएंगे, उनका परसेंटेज बढ़ जाएगा और जो जाने वाला है वो परसेंटेज हमेशा हमेशा के लिए सेक्रीफाइस करके जाएगा उस फर्म से जिस फर्म को उसने अपने हाथ से 15 साल पहले बनाया था, और आज वो रेपुटेशन के उरूज पर है और उसकी सेल्स भी हो रही है। अब वो चलती हुई गाड़ी से उतरना चाह रहा है। वो जो बंदे ऑलरेडी उस फर्म में मौजूद हैं वो अगर ये कहते हैं कि जी हम आपका शेयर खरीद लेते हैं, तो जाहिर है वो जो बंदा रिटायर होगा वो कहेगा भाई मुझे इस रेपुटेशन तक बिल्डिंग तक जो हुई है उसकी वैल्यू में भी अपना शेयर चाहिए। तो ये लॉजिकल बात तो हो गई। तो रिटायरमेंट के वक्त भी गुडविल इमर्जेंस लॉजिकल है, एडमिशन के वक्त भी गुडविल इमर्जेंस लॉजिकल है। और कभी कभी ऐसा होता है ना एडमिशन हो रहा है ना रिटायरमेंट हो रहा है, तीन पार्टनर है, तीनों 30% है, एक पार्टनर कह रहा है भाई मैं अपना परसेंटेज कम करना चाहता हूँ और अपना शेयर बेचना चाह रहा हूँ, जो दो पार्टनर्स हैं वही उसका शेयर खरीद रहे हैं, यानी एडजस्टमेंट हो रही है अमंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जाहिर है जो बंदा आप सेक्रीफाइस कर रहा है हमेशा के लिए, वो सिर्फ वही पैसे तो फर्म से नहीं लेगा ना, जितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे उसमें से ही कम नहीं करेगा ना, बल्कि वो कहेगा कि यार मुझे तो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए क्योंकि मैं तो अपना शेयर बेच रहा हूँ। तो यहाँ गुडविल का कॉन्सेप्ट अराइज होना लॉजिकल है। तो फिर क्या करें? तो गुडविल का अगर कॉन्सेप्ट अराइज हो जाता है जो कि लॉजिकल है, तो भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहे हैं गुडविल तो नजर नहीं आनी चाहिए। तो फिर क्या होगा? उस गुडविल की अमाउंट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे और उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज एन इंटेंजिबल गुडविल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी। ये कहता है कौन? ये आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है कहते हैं ये ट्रीटमेंट है। अब कैसे एडजस्टमेंट होगी उसके ऊपर हम अभी बाद में आते हैं, लेकिन ये इसने प्रिंसिपल फैक्ट दे दिया कि जी गुडविल की अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे, और इसके लिए एक फॉर्मूला, एक मैकेनिज्म, एक सेट ऑफ एंट्रीज बना दी हैं, वो हमें फॉलो करनी होती है। बहुत आसान सवाल होता है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, सिर्फ जनरल एंट्रीज की गेम है। लेकिन एक गुडविल ऐसी है जो कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी बुक्स में, और उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। वो गुडविल कहलाती है परचेज गुडविल। अभी जो हमने पहले गुडविल की बात करी ना, उसको अगर हम नाम दें तो हम उसको इनहेरेंट गुडविल दे सकते हैं। लेकिन ये जो गुडविल की बात मैं अब करने जा रहा हूँ उसको हम कह सकते हैं परचेज गुडविल। ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि नाहिद सुपरमार्केट जो है वो एक दुकान खरीद रही है जो कि ऑलरेडी चलती हुई दुकान है और उसका भी बड़ा ब्रांड है, और वो दुकान है चॉकलेट की। चॉकलेट बिस्किट्स, चॉकलेट क्रीम केक, चॉकलेट्स, हर चीज़ चॉकलेट से बनी हुई, और वो भी उतनी ही ज़बरदस्त है जितनी ज़बरदस्त नाहिद सुपर स्टोर का इमेज है। से फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक ज़ाहिर नाहिद का कोई ताल्लुक पार्टनरशिप फर्म से तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक जनरली आपको बता रहा हूँ कि एक चलता हुआ बिजनेस, अगर एक चलता हुआ बिजनेस खरीद ले, तो जो चलता हुआ बिजनेस बेच रहा होगा वो इतना पागड़ बिल्ला तो नहीं है कि वो कहे कि मेरी जो एसेट्स हैं वो तुम खरीद लो, 10 लाख के एसेट्स हैं 10 लाख में ले लो। वो कहेगा भाई मैं अपना ब्रांड आपको दे रहा हूँ, अपना नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना, उस नाम से मेरा काम चल रहा है। तो मेरी वर्थ तो 10 लाख की है, लेकिन मैं दूंगा आपको 50 लाख में अपना बिजनेस की चाबी और नाम। ठीक है ना? अब आप बताइए देंगे या नहीं देंगे? तो वो जो बंदा खरीद रहा होगा वो 50 लाख रुपए का चेक बनाएगा, 10 लाख के उसके पास एसेट्स आ जाएंगे,
तो रिमेनिंग 40 लाख रुपए किसके दे रहा है? गुडविल के दे रहा है, रेपुटेशन के दे रहा है। अब ये 40 लाख रुपए मेजरेबल हो गए? हाँ हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज ने बैठ के टेबल टॉक की होगी, उसने मांगे होंगे 1 करोड़, उन्होंने 50 लाख पे उसको तोड़ लिया होगा। तो ये जो 40 लाख रुपए हैं, ये उस नाम के दिए जा रहे हैं जिस नाम की वजह से उस दुकान के अंदर चॉकलेट के, क्रीम केक, आइसक्रीम केक और पता नहीं क्या क्या चॉकलेट की चीज़ें बिकती हैं। तो भैया, ये गुडविल आप एज अ बिजनेस ही सुपरमार्केट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकती है। इसको कहा जाता है परचेज गुडविल। However, if a business buys another business paying over and above its net worth, then goodwill, then that goodwill is called purchase goodwill and can be recorded in the books. तो गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है? ऊपर इस पेज के ऊपर पहले पे लिखी हुई है, परचेज प्राइस माइनस नेट वर्थ। मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूँ, मैं कहूँगा मेरी वर्थ इतनी है, मेरे एसेट्स हैं 10 लाख, 20 लाख के, लाइबिलिटीज है 10 लाख की, तो मेरी वर्थ 10 लाख की है। ठीक है जी। टोटल एसेट्स 20 लाख के, टोटल लाइबिलिटीज 10 लाख की हैं, वर्थ कितनी हो गई? 10 लाख की हो गई। कोई कंफ्यूजन है? छोड़ने छोड़ दें। 25 लाख के टोटल एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज मेरी 15 लाख, 10 लाख की हैं। तो एसेट्स 25 लाख के हैं, 25 - 10, 15 लाख मेरी वर्थ है। 50 लाख का चेक दे दो और मेरा बिजनेस ले लो। तो भाई जब तुम्हारी वर्थ 15 लाख के, तो 50 लाख क्यों दे दूँ? इसलिए कि मेरी दुकान का नाम है, कस्टमर की फॉलोइंग है, ब्रांड इमेज है, हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ मेरी इतनी गुडविल होनी चाहिए। देते हो तो ठीक है, बड़ा रखता ना आपको अपना। तो जो बंदा दे देगा वो अपनी बुक्स में इस एक्स्ट्रा अमाउंट को जो उसने ओवर एंड अबव फेयर वैल्यू पे की होगी अपनी बुक्स में गुडविल के तौर पे रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। और वो क्यों रिकॉर्ड करेगा? कि एज इट इज मेजरेबल एंड अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इट इज, इट्स रिकॉर्डिंग इज। इनहेरेंट गुडविल वो होती है जो मैंने आपको भी बताया था कि इनहेरेंट गुडविल जो है वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और दिस टाइप ऑफ गुडविल इज इंटरनली जनरेटेड, इंटरनली जनरेट होती है एंड अराइजेस ओवर टाइम ड्यू टू रेपुटेशन एंड इट कैन बी ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है ना? ये मैंने ऐसे ही कवर करने के लिए लिख दिया, आप बस पॉजिटिव की तरफ रहेंगे कि गुडविल हमेशा पॉजिटिव चीज़ होती है। नेगेटिव भी हो सकती है गुडविल कि आपने 10 लाख की चीज़ किसी से 8 लाख में खरीदी हो, क्योंकि वो बेचारा भागने की कोशिश में था, उसने कहा यार चलो दे दो यार मुझे बस पैसे, 8 लाख कम में दे गया आपको। अपनी रेपुटेशन की उसने कोई वैल्यू चार्ज नहीं की, उल्टा आपके एसेट्स भी कम में दे गया। हार्डली होता है, लेकिन बार हो सकता है। लेकिन हम इसको बस यहाँ तक रखते हैं, तो समझने के लिए रखते हैं। इनहेरेंट गुडविल इज ऑपोजिट टू द परचेज गुडविल एंड रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ बिजनेस मोर and represents the value of Moses more than the fair value of its net asset. This type of goodwill is internally generated. Inherent goodwill cannot be recorded in the books. जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, ये पेपर में आपसे पूछा हुआ था, वो लोकेशन है, ब्रांड इमेज है, कस्टमर लॉयल्टी है, मोटिवेटेड स्टाफ है। इन फैक्टर्स की वजह से आप गुडविल को एस्टिमेट करते हैं और फिर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है। इनहेरेंट गुडविल रिकॉर्ड करना जायज़ नहीं है। अब गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी? असल में ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। आपको गुडविल की वैल्यू दी हुई होती है और आपको बता रहा होता है कि दो पार्टनर हैं ए और बी, यानी एक्स और वाई फॉर एग्जाम्पल, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। आप क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे गुडविल डेबिट, एक्स और वाई कैपिटल क्रेडिट। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें आपने कर लिया। गुडविल अगर 25,000, तो 25,000 डेबिट कर दें और 12,500 क्रेडिट कर दें। ये कह रहा है कि अब दो के बजाय तीन पार्टनर हो गए हैं, और तीनों पार्टनर्स हो गए, तो तीनों पार्टनर्स हो गए तो तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दें और कैपिटल अकाउंट को, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दें। और न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, जो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें सब चीज़ें गिवन होंगी, हर चीज़ गिवन होगी, आपने ये दो एंट्रीज पास करनी होंगी और नया कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना होगा। पुराना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा, गुडविल की ट्रीटमेंट करते हुए, एडजस्टमेंट करते हुए नया कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना होगा। बस इसमें इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जो आउटगोइंग पार्टनर होता है वो गेनिंग पार्टनर होता है, और जो इनकमिंग पार्टनर होता है वो लूजिंग होता है। ठीक है ना? जो जा रहा होता है वो गुडविल के पैसे लेके जा रहा होता है, और जो आ रहा होता है वो गुडविल के पैसे दे रहा होता है फर्म को, गुडविल में फर्म में आने के लिए। ठीक है जी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप 2 दफ़ा देखें और ये नोट्स कॉपी कर लें। तस्वीरें इसकी आपके पास आ जाएंगी, इस पे वीडियो पे भी लगी हुई हैं, और फिर इसके क्वेश्चंस की वीडियोस देख लीजिएगा आप। ठीक हो गया जी? ओके।